नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मौका परस्ती की राजनीति में मुद्दे कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है, इस पर से भी पर्दा उठाएंगे। और चौधरी वीरेंद्र आज इतने भावुक हो गए कि रो पड़े। चौधरी वीरेंद्र अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए क्या हाथ छोड़ने का गम है या फिर नए रिश्तों में अपने अस्तित्व को तलाशने का एक डर भी, जो इन आंखों के जरिए आंसुओं से बहते हुए आज दिखाई दिया। दिखाते हैं आपको चौधरी वीरेंद्र का वो लम्हा। 40 साल का मेरा रिश्ता कांग्रेस पार्टी से रहा है और उतना ही रिश्ता आपके साथ रहा। आपने हमेशा, चाहे बुरा वक्त था चाहे अच्छा वक्त था, मेरा हमेशा हाथ पकड़ के रखा। मेरे 40 साल का मेरा रिश्ता कांग्रेस पार्टी से रहा है और उतना ही रिश्ता आपके साथ रहा। आपने हमेशा, चाहे बुरा वक्त था चाहे अच्छा वक्त था, मेरा हमेशा हाथ पकड़ के रखा। मेरे 40 साल का मेरा रिश्ता कांग्रेस पार्टी से रहा है और उतना ही रिश्ता आपके साथ रहा। आपने हमेशा, चाहे बुरा वक्त था चाहे अच्छा वक्त था, मेरा हमेशा हाथ पकड़ के रखा। मेरे तो आपने सुना किस तरह से भावुक हो गए चौधरी वीरेंद्र। यहाँ पर यही राजनीति का एक अलग चेहरा भी देखने को मिलता है। बहरहाल मेरे साथ अनिल आर्य हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका स्वागत है अनिल आर्य जी। और मेरे साथ गुलशन बग्गा हैं, कांग्रेस से। आपका भी स्वागत है। अनिल आर्य जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आपने चौधरी वीरेंद्र को देखा, एक अरसे से बागी तेवरों में चौधरी वीरेंद्र नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अब ये खुले संकेत मिल गए थे पहले 2-4 दिन पहले ही कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। आज जो चौधरी वीरेंद्र का रूप देखने को मिला, इसे किस तरह से देखेंगे? कांग्रेस को छोड़ने का दुख, नए रिश्तों को अपनाकर अपने राजनीतिक अस्तित्व को कायम करने का डर, या फिर इन दोनों के ऊपर कुछ और? चौधरी वीरेंद्र सिंह इतने साल से कांग्रेस में है। हाँ। और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक नेता है। हरियाणा के अध्यक्ष रहे और चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस मजबूत भी हुई जी। 1992 में जब ये अध्यक्ष थे, भजनलाल सरकार बनी थी। हाँ। तब भी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हाँ। नहीं बने। हाँ। इसके बाद 5 लोगों ने एक शुरू किया, चौधरी वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्नल राम सिंह, शमशेर सिंह सुरजेवाला और डॉक्टर राम प्रकाश। पांचों ने मिलकर मुहिम शुरू की थी बदलाव के खिलाफ। तो इतने पुराने कांग्रेसी वो हैं, इतना पुराना साथ रहा हो, जन्मजात कांग्रेसी वो हैं, तो एक छूटने का गम तो होता है। और जो नए रिश्ते हैं, नए भाजपा में जाने के बाद वहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे, कार्यकर्ता उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, नेताओं को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तमाम चीजें हैं जो उनके मन में डर होगा, भले ही कितने बड़े नेता हो। बिल्कुल। तो वो सारी जो चीजें मैंने कही कि नई जगह पर खुद को अपनी जगह बनाने का डर और पुराने रिश्तों को छूटने का गम और फिर दबी हुई हसरतें, वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकली हैं और वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिली, जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र भावुक हो गए। बग्गा जी, कांग्रेस के बड़े कदावर नेता रहे हैं चौधरी वीरेंद्र। अब खुले तौर पर बिल्कुल क्लियर है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखेंगे चौधरी वीरेंद्र जितने भावुक होकर कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, जाहिर तौर पर
मान के चलता हूँ जो लोकसभा में जो कांग्रेस का 44 सीटों पे सिमट जाना, विधानसभा हरियाणा में उससे भी बुरा रिजल्ट होगा, ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। निशांत जी बने रहिए हमारे साथ। रतनलाल कटारिया बीजेपी सांसद वो भी जुड़ गए हैं। रतनलाल कटारिया जी नमस्कार। नमस्कार। कटारिया जी आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र के खुले संकेत अब मिल रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भावुक हो गए, रोने लगे, इसको किस नजर से देखेंगे, किस तरह की राजनीति देखेंगे? अब देखिए, मुझे जानकारी तो यही है कि वीरेंद्र जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिले हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलने के पश्चात जो भी उनका निर्णय होगा वो अंतिम होगा पार्टी स्तर के ऊपर। रतनलाल कटारिया जी, मेरा सवाल ये है कि चौधरी वीरेंद्र आज जैसे रो पड़े अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में, इसको किस तरह से देखेंगे? एक बड़ा कदावर नेता टूटता हुआ दिखाई दिया, क्या वजह, किस तरह की राजनीति? देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह का धोखा सोनिया गांधी ने उनके साथ किया, वो जो कह रहे हैं कि मुझे रेल मंत्री बनना था, आखिरी मौके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरा नाम कटवा दिया, तो ये उनकी कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स है। ये सब जानते हैं कि वीरेंद्र सिंह जी एक कदावर नेता हैं और अपने जो उनके जो नाती हैं उनका हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी छोटू राम जी का। लेकिन रतनलाल कटारिया जी, उन्होंने रोल प्ले किया है। कटारिया जी, आपने ये तो कह दिया कि कांग्रेस में उनके साथ धोखा हुआ, क्या उन्हें ये भी डर लग रहा है? सारी बातें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के जहन में होंगी जब उनके साथ बातचीत हुई है। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हमारी पार्टी की तरफ से जो भी तय हुआ होगा उसका अक्सर से पालन किया जाएगा। आप कुछ कह रहे हैं? मैं रतनलाल जी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि पार्टी हाईकमान से तय हुआ होगा, इसका मतलब ये है कि पार्टी आला कमान ने हरियाणा की जो बीजेपी पार्टी है, नेता है, उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं की, थोप दिया गया क्या उनको ऊपर से? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है और बातें हमारे तक सारी आती हैं। मुझे यहाँ तक याद है चौधरी वीरेंद्र उस स्क्रीनिंग कमेटी से होकर बिल्कुल नहीं गुजरे। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है नीचे से फीडबैक लेता है, हमारे कोर नेता उनसे जानेंगे। कांग्रेस में अनदेखी हुई, धोखा हुआ और एक बड़ा कदावर नेता एक जगह को छोड़कर नए रिश्ते बना रहा है, टूट रहा है। ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को हमेशा मान सम्मान मिला है। अभी भी उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया जा चुका है और राज्यसभा में वो हैं, ऑलरेडी हैं, इस वक्त भी हैं। तो उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है। ठीक है, कहीं अगर कोई 19-20 बात होती है तो बैठकर उसको आदमी सुलटा सकता है। और वो जो हम से बहुत ऊपर चले गए, वो सोनिया गांधी तक पहुंच गए, शकील अहमद से बार बार मीटिंग हुई, उससे बाहर बहुत आगे की बातें चली गई थी, उसके बाद ही ये फैसला लिया जी। अच्छा गुलशन जी, मतलब आप राज्यसभा मेंबर की बात कर रहे हैं, राज्यसभा मेंबर तो बहुत पहले बना लिए। अब ताजा तो उनको शैलजा को बनाया गया है, जो
वो भी इल्जाम लगा रहे हैं। संपत सिंह भी यही कह रहे थे कि इनेलो में क्योंकि वंशवाद इतना हावी है, कुछ लोग इतने अपनी चलाते हैं कि किसी और की सुनने की गुंजाइश ही नहीं। क्या कहना है आपका? तो ये है कि राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल रीजनल पार्टी नहीं है। हाँ। और भाजपा पर जा रहे हैं। और खरकड़ा जी की आपने बात की, खरकड़ा जी निशान जी आप हैं हमारे साथ? लेकिन निशान जी बात संपत सिंह तो एक लंबे अरसे से इनेलो के साथ थे, चौधरी देवीलाल के साथ ही रहे हैं वो, चौधरी भुवन सिंह क्यों निशान चौटाला के साथ ही रहे। निशान जी क्या आप हैं हमारे साथ? शायद उनसे संपर्क लिए, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। जी मेरा मानना ये है कि राजनीति में आना चाहिए सेवा की भावना के लिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन लोग मैं ये कह रहा था, मैं आपकी 3 बातें आपने की, उनका जवाब दे रहा था कि पहली बात तो ये है कि आपने रीजनल पार्टी का जिक्र किया कि वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता। मैंने सभी का, मैंने कहा कि वो नेशनल हो या रीजनल हो। चलो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि वीरेंद्र सिंह जी आज नेशनल पार्टी को छोड़ करके एक दूसरी नेशनल पार्टी में जा रहे हैं। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको यहाँ मान सम्मान नहीं मिला, जो एज है आज उनकी, तो मैं समझता हूँ उनको रिटायर हो जाना चाहिए था, मान सम्मान से जीवन जीना चाहिए। प्रदान किया गया और हार गए। सभी नेताओं का जीतना कोई जरूरी नहीं कि सभी जीतेंगे। पार्टी ने उनकी मदद की, उनको मान सम्मान दिया, हारने के बाद दोषारोपण करके चले गए। और संपत सिंह जी की बात आपने की है, संपत सिंह जी को इंडियन नेशनल लोकदल में दूसरे दर्जे का मान सम्मान मिलता था, सभी आदर करते थे, दूसरे नंबर के वजीर रहे हो हमेशा। और कांग्रेस में जाने के बाद मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या मिला? 20वां दर्जा भी वहां उनको नहीं मिला। और कई बार ऐसे हालात बने कि बड़ी रैलियों में कुर्सी नहीं मिली और वापस आ गए वो छोड़ करके।
ऐसे हालात कांग्रेस में हुए, ये कहना बड़ा आसान है किसी को कि मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ले दे के बात जहां खत्म होती है कि कांग्रेस के अंदर मान सम्मान की कोई जगह नहीं रह गई। कोई कहीं कोई अगर कहे कि 10 सालों में 10 वर्षों में हरियाणा का विकास हुआ है, एक नॉर्मल पोजीशन से भी नीचे विकास हुआ, जो होना चाहिए था वो विकास ओनली कांग्रेस के नेताओं का हुआ। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि 100 करोड़ से कम कोई विधायक अगर ये इंक्वायरी की जाए तो उनका नहीं है। कहां से आया वो पैसा सारा? CLU। बिल्कुल निशान जी, ये एक और बात समझने की जरूरत है अनिल आर्य जी, वो ये है कि ये दिल का दर्द है या फिर सियासी मजबूरी इस वक्त जो निकलकर बाहर आ रही है? सवाल ये भी उठता है। देखिए, सियासी मजबूरी तो उनकी है। जिस उम्र के मोड़ पे वो खड़े हैं, वहां से जो रास्ता है वो सारे रास्ते बंद हैं। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी में भी कोई रास्ता बहुत बड़ा खुला हुआ है उनके सामने। बीरेंद्र सिंह अपने बेटे को बड़े लंबे अरसे से, पिछले कई साल लॉन्च करना चाह रहे हैं, स्थापित करना चाह रहे हैं। वो बात उनकी नहीं बन रही है। हिसार से भी उन्होंने लॉबिंग की थी कि उनके बेटे को कांग्रेस की टिकट मिले। खुद ही कर ली बेवफाई हमने ताकि उन पर कोई इल्जाम ना आए। कुछ इसी तरह की बातें शायद इस वक्त चौधरी बीरेंद्र के होठों से भी निकल रही होंगी, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए, क्योंकि अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इस मौका परस्ती की राजनीति में मुद्दों की बलि दी जा रही है। मौका परस्ती की राजनीति में मुद्दों की बलि बहुत अहम है, और ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक आपकी यानी आम इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ा है। बात हम सब मुद्दों की करते हैं, लेकिन जब इस तरह की राजनीति हावी हो जाती है तो मुद्दे कहीं हाशिए पर चले जाते हैं और लोग भी भटकने लगते हैं। नहीं चाहेंगे हम इस बार विधानसभा चुनाव से पहले फिर से आपको अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करना है, वोट का अधिकार करना है। इन सभी को आपकी अदालत में आना है और फैसला भी जनता ने यानी आपने ही देना है। इसलिए बेहद अहम है कि आप अपने मुद्दों को पहचाने। अनिल जी, क्या मुद्दों की राजनीति जो है वो कहीं गायब हो रही है? मौका परस्ती की राजनीति इस वक्त ज्यादा देखने को मिल रही है। हमारे पास कृष्णमूर्ति हुड्डा भी जुड़े हैं कांग्रेस से, उनके पास भी चलेंगे और
पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ। जिस प्रकार से राव इंद्रजीत ने, धर्मवीर ने और रमेश कौशिक ने अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए, वहां से चुनाव जीत सकते थे, कांग्रेस से चुनाव जीत नहीं सकते थे। तो इसी प्रकार से वीरेंद्र सिंह की भी पोजीशन वही है कि वो कांग्रेस से चुनाव नहीं जीत सकते, उनको ऐसा लग रहा है। हाँ। और उनको एक उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाके चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ना वो कांग्रेस से जीतेंगे ना भारतीय जनता पार्टी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जो बड़ा अहम सवाल वो ये है कि अभी मुद्दे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं मुद्दे हाशिए पर चले गए थे, मुद्दे नजर नहीं आए थे। वहां मोदी की लहर, एक मोदी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ लिया गया था और कांग्रेस कहीं आपस में ही उलझ कर रह गई थी। वहां पर भी तो मुद्दे यहां दिखाई नहीं दे रहे। क्या मुद्दे आएंगे और कब आएंगे? वक्त बीजेपी से राजीव जी सुन रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राजीव जी, जानना चाहूंगी मौका परस्ती की राजनीति में मुद्दे कहाँ हैं आज? देखिए, मौका परस्ती की राजनीति नहीं है। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह बात कर रहे हैं कि विकास में भेदभाव है, नौकरियों में भेदभाव है, और वो बार बार जो है इस बात को विभिन्न मंचों से अपनी रैलियों के माध्यम से उठाते रहे। हाँ। और जब जो है कांग्रेस ने उनकी आवाज नहीं सुनी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने खून पसीने से खींचा है, हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, आज एक कुर्सी की बात करते हैं, आज वो राज्यसभा के मेंबर है, उनको चुनाव की कहाँ आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अंदर आज 10 साल के अंदर कांग्रेस ने जिस तरह की कदर हालात खराब किए हैं, राजीव जी सब बातें मान लेते हैं, हम एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा सकते हैं, वो दौर चल भी रहा है, लेकिन इस मतलब की राजनीति में मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है। राजीव जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कांग्रेस के सांसदों ने, विधायकों ने आरोप लगाए, हाँ। मुख्यमंत्री के पास आज सारा तंत्र है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो हर जिले की लिस्ट जारी कर सकते हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट की, कितना कितना पैसा मैंने डिपार्टमेंट के माध्यम से। राजीव जी, आपकी आज का गवर्नर को मिले, ये मुद्दा नहीं है कि किस तरह से अफसरों को नियुक्ति दी जा रही है। राजीव जी, शिक्षा की बात कहाँ है? बेरोजगारी की बात कहाँ है? आप मेडिकल सुविधाओं की बात कहाँ है? सड़कों की बात कहाँ है? देखिए, आपको जो है, मेरे ख्याल से आपको सारी खबरें न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरी नहीं मिल पाती। आज बीजेपी जो है नौकरियों का मामला उठा रही है, बेरोजगारों का मामला उठा रही है, सड़कों का मामला उठा रही है। हर मामले को आपको शायद चंडीगढ़ में या कहीं बड़े अखबारों में नहीं दिखाई देते होंगे। अगर मीडिया पर ही हर बार सवाल खड़े कर देने हैं, मीडिया ही ये खबरें और मुद्दे बाहर लोगों तक लाता है और फिर उस पर आपकी प्रतिक्रिया आती है, वो शायद जवाब नहीं है। बात एक है कि आखिर बीजेपी, इनेलो या कोई भी बड़ी पार्टियां या कोई भी छोटी पार्टियां, मुद्दे कहाँ हैं अनिल जी? मुझे तो मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव बिल्कुल शुरू पे हैं। हाँ। बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि हमारे पास कहीं से पके पकाए आम टूट के आ जाएं, हमको चुस्की। वहां पर भी बीजेपी पता क्या कह रही है? नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होगी और मोदी के नाम पर फिर से वोट मांगे जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने खुद सर्वे कराया ऐसा है, हरियाणा में तो जितनी 9 साल के अंदर विकास कार्य हुए हैं, कभी भी आज तक नहीं हुई। 40 साल में हमने देखा। लेकिन गुलशन जी, आपके विकास कार्यों को स्वीकार कौन कर रहा है? 16 लोकसभा में विकास के मुद्दे को लेकर आप चले, क्या हुआ? एक सीट पर गुलशन जी, आप विकास की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे शैलजा हो, रामपाल भूखड़ी हो, आपका इंद्रजीत सिंह हो, छोड़ के चले गए। मैंने अभी बोला आपको, जो महत्वाकांक्षी हैं वो सब ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए।
जिताने के लिए हरियाणा के 9 कांग्रेसी बेटों को सुहा कर दिया। हरियाणा की राजनीति में भी आजकल यही हो रहा है। कहीं कुर्सी की कबड्डी चल रही है, कहीं प्रेशर की पॉलिटिक्स, कहीं पाला बदलने का खेल। कोई बेहाल है तो कोई बम है, कोई खुमारी में है तो कोई बेकरारी में। लेकिन सबका मकसद एक है, सत्ता में अपने हिस्से की सेंधमारी। मानो लोकतंत्र की लड़ाई नहीं, गद्दी का गैंगवार चल रहा हो। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, हजका, सबका यही हाल है। कांग्रेस से नाराज वीरेंद्र सिंह अपनी जगह तलाश रहे हैं तो अजय यादव की कहानी रेवाड़ी सीट तक सिमटती दिख रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कई दिग्गज पाला बदलकर इधर से उधर चले गए। धर्मवीर सिंह, राव इंद्रजीत, कई बड़े नाम हैं। लेकिन इस राजनीति में जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन कहां है? पढ़ाई वाले बच्चे सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अध्यापक सरकार से आर पार कर रहे हैं, कर्मचारी सड़क पर लाठियां खा रहे हैं। कोई नौकरी के लिए तरस रहा है तो कोई पानी के लिए। 9 साल तक सत्ता की रबड़ी चाटने वाले नेताओं को अब जाकर भेदभाव नजर आया है। साथ साथ गलबहियां करने वाले अब हाथ मिलाने से कतरा रहे हैं। जनता के मुद्दों में आखिर इतनी बेचैनी क्यों नहीं होती? सब स्वार्थ है, सब सियासत है। इन नेताओं के लिए किसी ने सही कहा है कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बाकी विकास सारा गुम। चलिए और मुद्दे कौन से? रमन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप मुद्दों की बात करें, मैं आपके प्रोग्राम पे भी और अलग अलग चैनल हो, या वो तिरस्कार के मुद्दे हों, या वो हरियाणा को नंबर 1 कहला के उसको नंबर 0 पे पहुंचाने के मुद्दे रहे हों, चाहे वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 लाने के मुद्दे रहे हों, ये मैं समय समय पर उठाता रहा हूं। और ऑनलाइन माध्यम से भी अगर आप चाहें तो देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हर प्रकार के, चाहे वो भ्रूण हत्या है, चाहे वो महिलाओं का शोषण है, ये सब उठते रहे। लेकिन नहीं, इंडिविजुअल नहीं, आज वो मुद्दे कहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ आपको मुद्दों की बात नहीं हो रही है? आपको शायद ये जान के अच्छा लगेगा कि एक पूरा अथक प्रयास हो रहा है गांव-गांव जाके मूलभूत मुद्दे हर गांव के समझने और उसको मैनिफेस्टो में लाने का एक बहुत बड़ा अभियान चालू है, जो कि आपको हमने किसी मीडिया में अनाउंस नहीं करा, बट ये चल रहा है ऑलरेडी।
किसी को चेक पकड़ा देना, ये विकास का तरीका है। आज भी सरकार ने भूमि के बारे में बता दिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है उसको अलाउ कर दिया है। आज की आज आप भी क्यों याद आ रहा है जब सिर्फ महज 80 दिन 90 दिन रह गए सरकार बनने को। या तो चुनावी घोषणाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री घोषणा, ये सिर्फ घोषणा मंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है। विपक्ष सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगा है कि नंबर कैसे ज्यादा से ज्यादा आ जाए। माफी चाहेंगे लेकिन मुद्दों की बात कहीं नजर नहीं आ रही, जिसका इंतजार शायद बतौर पत्रकार मुझे भी है और शायद लोगों को भी होगा। केसी बांगड़ इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए। केसी बांगड़ जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। केसी बांगड़ जी, जिस तरह से मौका परस्ती की राजनीति देखने को मिल रही है, मुद्दों की राजनीति कहां और कब देखने को मिलेगी, कब मुद्दों की बात? ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है इस समय कि जो ने मौका परस्ती बहुत ज्यादा हावी हो रही है, इसमें निश्चित तौर पर हमने ये बात माननी पड़ेगी जी, क्योंकि जो लोग पिछले चुनाव हमारी पार्टी में थे। बांगड़ साहब आपके पास क्यों नहीं आता कोई, अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो? जी बीजेपी से रमन जी बोल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये मौका परस्ती दिख रही है, ऐसी मौका परस्ती आपके पास भी बतेरी हुई है, आज आपके पास क्यों नहीं कोई आता? मुझे बोलने तो दीजिए, आप तो पहले ही सवाल पूछने लगे। मुझे तो अभी ज्वाइन किया है, अभी आप बैठते ही सवाल करने लगे, मुझे कुछ बोलने तो दीजिए जी। फिर सवाल पूछिए आप मेरे से। जी केसी बांगड़ जी, सुनते हैं पहले आपकी। मैं तो शब्द एक भी नहीं बोला अभी तक, आप तो
कांग्रेस का संकट ये है कि वो विकास की बात कर रही है, बार बार विकास की सब बातें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ दिक्कत है कि मेरा घर बचा कैसे रहे। और इनेलो के पास वो एक मुद्दा है खाली कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को सीबीआई का दुरुपयोग करके अंदर भेज दिया, इसके अलावा किसी मुद्दे की बात नहीं हो रही। सवाल ये है कि जिस बातों को आप कह रहे थे कि एजुकेशन का मुद्दा कहाँ गया? 52 स्कूलों का रिजल्ट 0 हो जाता है। बिल्कुल, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कमरे नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कहाँ है, स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ है, बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी कोई लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, रोज कभी कोई प्रदर्शन हो रहा है तो कोई अमन अनशन पर बैठा हुआ है। नियुक्तियां नहीं हो रही 10-10 साल से डिपार्टमेंट में। रमन जी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सवाल ये है, लेकिन सवाल है कौन सी पार्टी कर रही है, कौन सी पार्टी कर रही है? आरोप और प्रत्यारोप के बीच में या तो लोग उलझे हुए हैं या नंबर गेम अपने आप में लगे हुए हैं। बिल्कुल, हम मैनिफेस्टो में एक ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे कि किस प्रकार से हम हरियाणा बहुत जल्द आपके सामने। रमन जी एक चीज बता दीजिए मुझे आप, पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार के दौरान आपने वॉचडॉग की भूमिका कैसे निभाई? जो घोषणा पत्र कांग्रेस का था उसको कितना इंप्लीमेंट किया, कितना नहीं किया? कब आप सड़कों पर उतरे स्वास्थ्य को लेके? अभी भी कहाँ है? अभी भी कहाँ है? ना विपक्ष है और ना सत्ता में बैठी कांग्रेस अपनी भूमिका अदा कर पा रही और शायद लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली अभी भी बोल सकता हूँ कि इस समय भी और बिल्कुल बेपाक होकर बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने अपना कार्य चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में नहीं करा होगा, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, हमको और फेंकेगी, और उसका परिणाम इस समय दिखेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, इजाजत आपसे लेनी होगी, लेकिन ये मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि यहाँ मुद्दों की बलि दी जा रही है और मौका परस्ती की राजनीति हावी हो रही है। क्या आप